अपनी ज़िंदगी के किसी भी पल को उठा के देख लें, टाटा ब्रांड का नाम ज़रूर ही आया होगा। तो आप किसी गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, टाटा मोटर जिसकी बहुत सारी गाड़ियां हैं, फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, विस्तार एयरलाइंस, अब तो एयर इंडिया, टाटा के मोस्ट प्रेस्टिजियस होटल ताज होटल, कपड़े पहनते हैं टाटा के फैशन ब्रांड वेस्ट साइड के, ज्वेलरी पहनते हैं तनिष्क के, जब आप चाय पीते हैं टाटा टी, यहाँ तक कि खाने में जो नमक डलता है टाटा सॉल्ट। इतना ही नहीं, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर्स, मतलब अभी टाटा ग्रुप के 100 से भी ज़्यादा कंपनीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि ये सक्सेसफुल कंपनी एक रात में बनी है, इसे बनने में करीब 200 साल लगे हैं। हमें एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए जानते हैं इंडिया के सबसे पुराने बिजनेसमैन फैमिली के दिलचस्प कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है आज से करीब 200 साल पहले 1822 में, जब गुजरात के गांव में एक पारसी पुलिस के घर में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवानजी टाटा। इन्हें बचपन से कुछ बड़ा करने की बेचैनी थी, इसलिए ये मात्र 20 साल की उम्र में ही अपने गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए। लेकिन ये अकेले नहीं थे, इनके साथ इनकी बीवी और बच्चे भी थे। उस टाइम चाइल्ड मैरिज कॉमन बात थी। काम की तलाश में ये अपने पूरी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए। कॉटन ट्रेडिंग से ही बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और देखते ही देखते अपना कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे थे। बिजनेस से जो भी पैसा आया, इन्होंने इंश्योर किया कि अपने बेटे के एजुकेशन पर खर्च करें और इस चीज़ पे ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, इसलिए अपने बेटे जमशेद जी को इन्होंने बेस्ट एजुकेशन दी। अब नसरवान जी का जो कॉटन का बिज़नेस था वो अच्छा चलने लग रहा था, लेकिन कुछ सालों बाद जब जमशेद जी 18-19 साल के हो गए, उनका एजुकेशन ख़त्म हो गया, तो उनके पिता ने सोचा कि उन्हें एक बिज़नेस एक्सपांसन के लिए हांगकांग भेज दिया जाए। मत भूलें कि ये बात 1859 की, जब एयर ट्रैवल भी नहीं था, लोग बहुत लंबा रास्ता सफ़र करते थे जहाज़ से। तब 1859 में जब जमशेद जी सिर्फ 20 साल के थे, उनके पिता ने उन्हें हांगकांग भेजा इस मिशन पर कि वहां जाकर एक बिजनेस सेटअप करें। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि जमशेद जी की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, उनकी एक बीवी और एक बच्चा भी था। वो अपने फैमिली के साथ दूसरे कंट्री शिफ्ट हो गए थे, लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं थी। दूसरे कंट्री शिफ्ट हो जाना और नया बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही कठिन था उस टाइम पे। लेकिन जमशेद जी में भी बहुत उत्साह थे और वह उस टाइम पे सक्सेसफुल भी हुए। जमशेद जी ने 65 साल की उम्र में 3 कॉन्टिनेंट्स पर काम किया और इंडिया में बहुत सारी कॉटन मिल्स भी खोली। इसके साथ ही इंडिया में पहली स्टील फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट की और उस टाइम में इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला, जिसमें उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी भी थी और आज के दिन इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस होटल्स में से आता है। साल 1904 में जब जमशेद जी टाटा का देहांत हुआ, उससे पहले उन्होंने कुछ शानदार लेगेसी बनाई थी प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स की। साल 1875 में जब जमशेद जी टाटा ने अपना कॉटन मिल का बिजनेस खोला था नागपुर में, तब इनका पहला एक्सपीरियंस था कॉटन ट्रेडिंग से हट के कॉटन प्रोडक्शन के बिजनेस में। तभी इन्होंने कुछ नए प्रॉब्लम्स फेस किए थे, जैसे उनके कॉटन मिल के फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते थे, वो छोटे छोटे बहाने ढूंढ कर छुट्टियाँ ले लिया करते थे। कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ होगा जहाँ पर सारे वर्कर्स की 100% अटेंडेंस देखने को मिली होगी। जमशेद जी ने सोचा कोई तो ऐसी बात होगी जिससे वर्कर्स लोग काम करना नहीं चाह रहे, छोटी छोटी बातों पे एब्सेंट हो जाते हैं। तब उन्होंने जनरल प्रोविडेंट फंड निकाला वर्कर्स के लिए, जिसमें रिटायरमेंट के बाद वर्कर्स को पेंशन भी मिलेगी, और इन्होंने इंश्योरेंस स्कीम निकाला जिस पे अगर किसी वर्कर के साथ कोई किसी तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी मेडिकल कॉस्ट कंपनी के द्वारा पे करी जाएगी। इतना ही नहीं, इन्होंने फैमिली डेज रखे, स्पोर्ट्स डेज रखे, जिसमें वर्कर्स अपने फैमिली के साथ आएंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे, उनमें कम्युनिटी की फीलिंग्स आएगी। बाकी साल 1800 में वर्किंग कंडीशन बहुत ही बुरी हुआ करती थी। साल 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। होता यूँ था कि इंग्लैंड अपने कॉटन रॉ मटेरियल्स अमेरिका से इंपोर्ट करता था, लेकिन वहाँ सिविल वॉर स्टार्ट होने से कॉटन का जो सप्लाई था वो बंद हो गया। जमशेद जी ने अपनी तरफ से कॉटन की रेट को दोगुना कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड को तो अब कॉटन रॉ मटेरियल्स इंडिया से ही इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसी टाइम जमशेद जी ने लंदन में एक नया ऑफिस सेटअप किया।
4 सालों तक बहुत प्रॉफिट बनाया इन्होंने। उसके बाद सिविल वॉर ख़त्म हो गई, सप्लाई फिर से स्टार्ट हो गई और जमशेदजी की कंपनी को फिर लॉस होने लगा। ऐसे में इन्वेस्टर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं अपने रिटर्न लेने के लिए। यहाँ पे जमशेदजी डट के खड़े रहते हैं और उन्होंने बोला कि वो कोशिश करेंगे कि सारे इन्वेस्टर्स को अपने रिटर्न मिले, लेकिन उन्हें कुछ टाइम चाहिए। इन्वेस्टर्स उनकी ऑनेस्टी देखकर उन्हें टाइम देते हैं, लेकिन एक चुनौती रखते हैं कि उन्हें अपने ही कंपनी में 20 पाउंड के सैलरी पे काम करना होगा। बड़े ही शर्म की बात होती है वो। उस टाइम में जमशेद जी के कुछ बड़े ड्रीम्स भी थे, जैसे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट खोलना, इंडिया में एक हाई क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना, 5 स्टार होटल बनाना, एक स्टील प्लांट खोलना। मतलब उस टाइम में बहुत सारी चेंजेस ला सकती थी ये सब चीज़। जमशेद जी अपने इन 4 ड्रीम प्रोजेक्ट में से अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 5 स्टार होटल ही बना पाए, लेकिन उनके देहांत से पहले इन 3 और ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका था और उसको पूरा उनके बेटे दोराबजी टाटा ने किया था। साल 1910 तक स्टील प्लांट बन चुका था और स्टील प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो चुका था। इसी टाइम के अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हुआ, जिसमें ब्रिटिश एम्पायर को स्टील की सख्त जरूरत पड़ी। इसी वजह से टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन चुका था। टाटा स्टील टैंक बनाने के लिए, रेलवे लाइन बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे उस टाइम पे। ब्रिटिश एम्पायर ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोली थी, टाटा स्टील सेव्ड अस, मतलब टाटा स्टील ने उन्हें बचा लिया। उसके बाद टाटा और भी पॉपुलर हो चुका था। वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद ब्रिटेन में टाटा की रेपुटेशन और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। साल 1940 तक जो टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन चुका था, जिसके अंदर 14 अलग अलग कंपनीज थे। इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दोराबजी टाटा ने टाटा ग्रुप को साल 1938 तक संभाला। उसके बाद उनके दूर के कज़न JRD टाटा, मतलब जहांगीर रतन टाटा ने उसे टेक ओवर कर लिया। ये भी बहुत बड़े बड़े सपने थे। एक्चुअली JRD टाटा पले बड़े हुए पेरिस में और इन्हें पैसन थी फ्लाइंग की, यही रीज़न था कि भारत में पहला एयरलाइंस की स्थापना की थी टाटा एयरलाइन, जिसको बाद में रीनेम किया गया था एज एयर इंडिया। अभी तक के जितने भी बातें हुई सब आज़ादी के पहले की है। साल 1947 में भारत को आज़ादी मिल जाती है। उस टाइम सोशलिज्म का ज़माना था। हमारे फ्रीडम फाइटर जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी सोशलिज्म प्रिंसिपल पर भरोसा करते थे। जाहिर सी बात है, देश आज़ाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू की इकनॉमिक पॉलिसी बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने फैसला लिया कि देश में जितने भी बिजनेसेस है, इंस्टीट्यूशंस है, सब नेशनलाइज किए जाएंगे, उसे गवर्नमेंट हैंडल करेगी। टाटा ग्रुप के लिए ये एक बुरी खबर थी, लेकिन शुरुआत से ही टाटास का मानना था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि नेशन बिल्डिंग के लिए भी होती है। नेशनलाइज होने के बाद भी नेहरू सरकार ने JRD टाटा को ऑफर किया कि वो आकर एयर इंडिया को संभाले और JRD टाटा ने खुद एक्सेप्ट भी कर लिया। इसी की वजह से साल 1970s-80s में एयर इंडिया को दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एयरलाइंस माना जाता था। JRD टाटा ने और भी सेक्टर्स में बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया था। जैसे 1945 में टाटा मोटर्स का पहला प्रोडक्ट आया, पटरी ऊपर चलने वाला लोकोमोटिव ट्रेन। 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, मतलब TCS की स्थापना की गई, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। आज के दिन TCS दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवेज के बाद। इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, सॉल्ट का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। JRD टाटा 52 इयर्स के लिए चेयरमैन रहे थे टाटा ग्रुप के। इस टाइम के बीच टाटा ग्रुप के अब 95 कंपनीज हो चुके थे। साल 1969 में गवर्नमेंट द्वारा एक एक्ट पास किया गया, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट। इस एक्ट का सबसे ज़्यादा असर टाटा ग्रुप के ऊपर पड़ता है। बेसिकली सरकार का पर्पस था कि कोई भी कंपनी इतनी बड़ी ना बन जाए जो हर चीज़ पर उसकी मोनोपोलीज हो। लेकिन इस एक्ट के पास होने के बावजूद भी JRD टाटा के अंदर टाटा ग्रुप और भी ज़्यादा बढ़ता गया। कैसे? इन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे नंबर ऑफ़ सब्सिडरीज बढ़ते जाते टाटा ग्रुप के अंदर, ये टाटा सन्स की ओनरशिप कम करते जाते। ऐसा करने से नए कंपनीज मोनोपोलीज नहीं बन रही थी। लेकिन कुछ सालों बाद एक्चुअली में ये बुरा साबित होता है बिज़नेस के नियम में, क्योंकि अलग अलग लोग जब टाटा के बिज़नेस को हैंडल कर रहे थे तो हमेशा वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नेल्को, जो रेडियो मैन्युफैक्चर करता है, 1971 में नेल्को का मार्केट शेयर प्राइस 2% पे आके गिर चुका था, जो एक टाइम पे 20% हुआ करता था। यहीं पे एंट्री होती है रतन टाटा की, नेल्को को फिर से अपने जगह पर लाने के लिए। रतन टाटा ने कहा, अगर हमें नेल्को को रिवाइव करना है तो हमें रेडियोज मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी होगी। हमें उसके जगह किसी नए टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना होगा, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन। और 1975 में नेल्को की मार्केट प्राइस फिर से 20% तक आ गई।
अनफॉर्चुनेटली इमरजेंसी घोषित होने की वजह से नेल्को पे फिर से बहुत बड़ा असर पड़ा। साल 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया था। वही साल है जब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अनाउंस किया था कि अब इंडिया लिबरलाइज हो रहा है, अपना मार्केट बाकी दुनिया के लिए खोला है, क्योंकि कहा जाता था कि यही एक इकलौता तरीका था इंडिया की इकोनॉमी को बचाने के लिए। सडनली सोशलिस्ट मॉडल को छोड़कर कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ बढ़ गया। टाटा ग्रुप ने ऐसा देखा तो रतन टाटा ने ठीक उल्टा किया जेआरडी टाटा के। टाटा सन्स की ओनरशिप को बढ़ा दिया, जिसके कारण इंटरनेशनल कंपनी टाटा ग्रुप की कंपनीज को न खरीद सकें। और ये डिसीजन इतना सक्सेसफुल रहा कि ना सिर्फ टाटा ग्रुप बचा रहा इस पीरियड तक, बल्कि फॉरेन कंपनीज को एक्वायर करना भी स्टार्ट कर दिया। इंग्लैंड में टेटली नाम की एक कंपनी थी, उसे टाटा ने $12 बिलियन में खरीद लिया। स्टील जाइम कॉरस कंपनी थी, उसे टाटा ने उसे खरीद लिया। वैसे ही यूके में एक जैगुआर नाम की कंपनी थी, उसे भी टाटा ने खरीद लिया था। हालांकि वो एक लग्जरी ब्रांड थी, लेकिन ऐसा नहीं कि टाटा ने ग्रासरूट लेवल के कस्टमर को भूल गया। नवंबर 2003 में कहा जाता है कि रतन टाटा ने एक फैमिली को देखा स्कूटर पर ट्रैवल करते। 4 लोग एक ही स्कूटर पर ट्रैवल कर रहे थे। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और वो लोग बहुत ही मुश्किल से किसी तरह मैनेज करते हैं। 5 साल बाद टाटा नैनो लॉन्च करते हैं और उस टाइम ये कहानी सुनाते हैं। टाटा ग्रुप का मानना है कि उनकी बिजनेस की कोर फिलॉसफी है सोशल अपलिफ्टमेंट। वो लोअर मिडिल क्लास लोगों को चांस देना चाहते थे कि वो अपनी गाड़ी ओन कर सके सिर्फ 1 लाख रुपए में। दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी, ये बात अलग थी कि इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही अलग थी। टाटा का फोकस कभी इतना ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी पे रहा नहीं। कई बिजनेसेस और इंस्टीट्यूशंस खोले टाटा ने जो अपने नाम पर उन्होंने नहीं रखे, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नागपुर के इम्प्रेस मिल, मुंबई का द ताज होटल। ये थी टाटा ग्रुप की दिलचस्प कहानी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।